नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में बांस के लिए अवसर और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2021 का आयोजन। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका। बजट 2021-22 में कृषि और किसानों के लिए खास प्रावधान। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में बांस के लिए अवसर और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने बांस क्षेत्र से जुड़े इस 2 दिवसीय मंथन को संयुक्त रूप से आयोजित किया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में बांस के लिए अवसर और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने बांस क्षेत्र से जुड़े इस 2 दिवसीय मंथन को संयुक्त रूप से आयोजित किया है। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार बांस क्षेत्र के विकास की दिशा में खास प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों की आजीविका में सुधार में ये फसल खासी अहम हो सकती है। बांस की खेती को अपनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एफपीओ के गठन पर भी जोर दिया जा रहा है। समूहों को नर्सरियों और पौधारोपण के लिए सही प्रक्रियाओं के बारे में जानकारियां देना सुनिश्चित होगा। राज्यों में बांस क्षेत्र के लिए एफपीओ के गठन से जुड़े प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने नर्सरियों को मान्यता देने और पौधारोपण सामग्री के प्रमाणन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की सराहना की है। किसानों व उद्योग के मार्गदर्शन के लिए इनका ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है, जहां वे अच्छी पौधारोपण सामग्री हासिल कर सकते हैं। बांस क्षेत्र की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। पिछले 3 सालों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बांसों की पौध 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाई गई है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिशन के अंतर्गत 329 नर्सरियों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 79 बांस बाजार बनाए गए हैं। बांस आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के एक मॉडल की स्थापना के लिए इन गतिविधियों को पायलट परियोजनाओं के रूप में देखा जा सकता है। मिशन से जुड़े कदमों के साथ सार्वजनिक और निजी उद्यमियों के तालमेल से किसानों व स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के सरकार के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राष्ट्रीय संस्थानों, उद्यमियों और किसानों से जुड़े संसाधनों व विशेषज्ञता के बीच बेहतर सामंजस्य हो। उन्होंने निर्देश दिए कि बांस के बहुमुखी उपयोग के प्रति जागरूकता और विस्तार के साथ ही नवीन उत्पादों के लिए स्टार्टअप्स और डिजाइनरों के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री श्री तोमर ने दिल्ली में 3 दिवसीय वार्षिक पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला कृषि कुंभ कहलाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के आम किसान, प्रगतिशील किसान आए हुए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा इस संदर्भ में। पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह एवं देश के अनेक राज्यों के किसान मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और देश में
भूमिका कुछ भी हो, लेकिन देश की बड़ी जनसंख्या खेती के क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करती है। कृषि की प्रधानता हो, कृषि पर निर्भरता हो, रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता हो, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता पर ही रखना चाहिए। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, खेती के क्षेत्र में अनेक ऐसी सुविधाएं जिनकी किसान को जरूरत है, ऐसी तमाम सारी अनुदानित योजनाएं जिनके माध्यम से किसान का भला हो सकता है, इस पर सरकारें काम करती आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन वाला किसान है। और जब हम छोटे किसान की तरफ देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटे किसान तक योजनाओं का लाभ भी 100% नहीं पहुंच पाता। छोटे किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और छोटे किसान के पास कोई दूसरा निवेशक भी नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि छोटे किसान परिवार का बेटा, उसकी यह मजबूरी हो जाती है कि वह खेती को छोड़कर किसी और दूसरे काम में जुड़ जाए, जिससे खेती के साथ एक तनख्वाह और एक वेतन जुड़ जाए तो उसका परिवार ठीक प्रकार से चल जाए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले के शुभारंभ के अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा देते हैं। देश भर से किसान आकर इस मेले के अंदर आनंद लेते हैं, साथ ही नई वैरायटियों को, नई तकनीकी को समझते हैं और उसके बाद में अपने क्षेत्र में जाकर उसका उपयोग करते हैं। और उसी की वजह से आज देश के अंदर जहां किसानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से ऐसे समय के अंदर वृद्धि हुई जहां पूरे देश के अंदर अपन देख रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी, और उसके बीच में किसानों के उत्पादन की वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि निश्चित रूप से किसान अगर मेहनत करता है और साइंटिस्टों का अगर योगदान और किसानों की मेहनत मिल जाती है
तो निश्चित रूप से किसान के उत्पादन में वृद्धि होती है। और ये ऐसे समय के अंदर ये मेले का आयोजन हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि सभी के चेहरों के ऊपर मास्क बंधे हुए हैं, चेहरे सबके मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ है। और इससे आज से 1 साल पहले जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे तो उस समय सबके मुंह पर हम देख रहे थे किसी के मास्क नहीं था। लेकिन इस 1 साल के अंदर ऐसा एक कालखंड आया और जिसके अंदर ऐसी महामारी आई और जिसका उपचार सिर्फ सोशल डिस्टेंस या मास्क का प्रयोग करना ही इसका एक साधन है। और इस बीच में किसानों ने वास्तव में जो मेहनत की और उसकी वजह से इस साल का जो उत्पादन हुआ वो भी 6% वृद्धि होना, और इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी उस समय कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर और किसानों ने फसल को काटा। उस समय एडवाइजरी भी जारी की जब पूरे फसल खेत में थी, सही समय पर फसल भी कटी और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मजदूरों ने फसल को काटा। एक दूसरे राज्य से बाहर किसान अपने उत्पादन को ले जा सकता है, इसकी छूट भी दी गई। और साथ ही जो सीड है उनकी दुकानें हैं या अन्य जो पेस्टिसाइड है उनकी भी छूट रखी। जहां पूरे देश के अंदर सारे मंत्रालय अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन कृषि का कार्य लगातार जारी रहा और उसकी वजह से आज हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। और आज किसान के लिए जिस तरह से आज मैं यहाँ पर आया और आप भी आए, तो हमारे साइंटिस्ट जो प्रयास करके और जिस तरह से अभी यहाँ पर सब्जी है उसको अगर 15 दिन तक कोल्ड स्टोरेज में हम अगर रखते हैं तो उसका जो आज माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया और 15 दिन तक फसल अगर वहाँ पर खराब नहीं होती है तो किसान के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग सिद्ध करता है कि वास्तव में आने वाले समय के अंदर जिसका किसान को चिंता रहती थी कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो अब इसका समाधान के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि किसान को ऐसी कई हमारे साइंटिस्टों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जितना योगदान हमारे देश के साइंटिस्टों का है, चाहे हरित क्रांति से लेकर आज तक, उसमें जितना साइंटिस्टों का योगदान है उतना ही हमारे देश के किसानों का योगदान है। क्योंकि किसान स्वयं अपने आप में एक साइंटिस्ट है, वो प्रैक्टिकल करके ऐसी कई वैरायटी हमारे के साइंटिस्टों ने तैयार की है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले इस समय के अंदर जिस तरह से किसानों के लिए जो आज यहाँ पर यहाँ मेले के अंदर आयोजित किए गए, जो जितनी आज स्टॉल लगाई हुई है हमारे यहाँ पर, जितने फार्म हैं जहाँ पर आप सबने और हम सब ने देखा है, इन अगर यहाँ पर हम जिस तरह से प्रयोग के द्वारा करते हैं, जो हमारे उत्कृष्ट किसान हैं, पद्मश्री किसान हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने खेत के अंदर काम को करके और प्रैक्टिकल तौर पे किया है, वैसा अगर वास्तव में प्रत्येक किसान अगर उसको समझकर और उनसे प्रेरणा लेकर अगर खेत के अंदर करने लगेगा, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसका किसान को लाभ होगा। और किसान की इनकम का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग सिद्ध होगा और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कई तरह के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है और बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। इसी के संदर्भ में दिखा देते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक का ये IFS मॉडल विशेष रूप से शुष्क भूमि के लिए है। शुष्क भूमि यानी ऐसे इलाके जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो और खेती बाड़ी बारिश के पानी पर ही निर्भर हो। हमारे देश में आज भी आधे से ज्यादा खेती बारिश पर ही निर्भर है। पानी की कमी की वजह से यहाँ फसलें भी कम बोई जाती हैं, उनका उत्पादन भी कम होता है और कमाई भी थोड़ी होती है। ऐसे में कर्नाटक जैसे मॉडल राह दिखाते हैं और उम्मीद भी जगाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कर्नाटक मॉडल में बहुत सारी फसलें लगी हैं। फलों में चीकू और केले के पेड़ हैं। इसके अलावा मूंगफली की फसल भी इस मॉडल में मिल जाएगी। दूसरी फसलों में मूंग, रागी और अरहर के अलावा मक्का उगाई जा रही है।
दक्षिण भारत में करी पत्ते के बिना सब्जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इस मॉडल में करी पत्ता भी उगाया जा रहा है। इस मॉडल में पॉली हाउस भी है और शेड नेट भी। इसके अलावा यहाँ 2 गाय, 14 भेड़ें और 50 मुर्गियां पल रही हैं। पशुओं के लिए अजोला चारा उगाया जा रहा है। कर्नाटक मॉडल में टीक के पेड़ भी लगे हैं। इनकी लकड़ी किसानों को अच्छी आमदनी दिला देगी। साथ ही यहाँ प्राकृतिक खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। यानी 1 हेक्टेयर जगह में आपको वो सब मिल जाएगा जो एक आदर्श IFS मॉडल के लिए जरूरी है। इन सब कामों से थोड़ी थोड़ी आय प्राप्त हो रही है, जो मिलकर 4,90,000 के आसपास बैठती है। डेयरी क्षेत्र में सिर्फ 2 गाय से सालाना 78,000 रुपए से ऊपर की आमदनी हो रही है। इस मॉडल को कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय शिवामोगा ने विकसित किया है और ये राज्य भर में लोकप्रिय है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उसका इरादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। इसके लिए कई तरह के काम हो रहे हैं। IFS मॉडल भी इन्हीं में से एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसी तरह के 63 मॉडल तैयार किए हैं और ये देश भर में 18 राज्यों में फैले हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा MSP योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इसी संदर्भ में और जानकारी के लिए आइए आपको दिखा दें ये रिपोर्ट। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में अब तक रिकॉर्ड 661.15 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में 16.48% की वृद्धि हुई। सरकार ने अकेले पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.67% है। नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार ने 3,09,334.25 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। 18,96,480 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास गांठों की बिक्री की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। 24 फरवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 661.15 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 567.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। पिछले वर्ष के मुकाबले 16.48% की वृद्धि दर्ज की गई है। 15 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है। लगभग 95.81 लाख किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,24,826.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,92,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। मौजूदा खरीफ सत्र में 24 फरवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,334.25 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद MSP मूल्यों पर की है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,769 किसानों को 1,665.99 करोड़ रुपए की आय हुई है। रबी 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश में 23 किसानों से 37.85 मीट्रिक टन चना खरीदा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। अब तक 18,96,480 किसानों से 26,711.88 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर कपास की 91,70,316 गांठों की खरीद की जा चुकी है। बजट 2021-22 में कृषि और किसानों के लिए खास प्रावधान दिए गए हैं। आइए इन पर जानकारी के लिए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। पिछले बजट में PM कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम करने की बात कही गई। पानी की कमी की समस्या वाले 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाने की बात भी पिछले बजट में थी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट से जोड़ने का वादा था। वित्त मंत्री ने कहा कि बंजर जमीन पर किसान सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगा सकते हैं और उस ग्रिड को बेच भी सकते हैं। बजट में रासायनिक उर्वरकों के न्याय संगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। वित्त मंत्री ने गृह ब्लॉक और तालुका स्तर पर नए भंडार गृह बनाए जाने की बात कही। बजट भाषण में कहा गया कि भंडार गृह राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम की अपनी जमीन पर भी बनाया जा सकेगा। ग्राम भंडारण स्कीम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। साथ ही दुग्ध, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किसान रेल बनाए जाने और कृषि उड़ान लॉन्च करने का वादा भी पिछले बजट में था। बागवानी फसलों के लिए 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट स्कीम बनाना, ऑनलाइन मार्केट मजबूत करना, फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम को मजबूती देना भी पिछले बजट में शामिल था। किसानों को 15 लाख करोड़ का ऋण देने और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 10 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके अलावा समुद्री इलाकों में सागर मित्र के जरिए 20 करोड़ 80 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत बने 58 लाख स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की बात भी पिछले बजट में की गई। इसके साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।